मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बस समझता हूँ कि जब तक लाठी उठती नहीं है तब तक के बचाव नहीं हो पाता है। ये हुकूमत की तरफ से जो लाठी उठी है तो अब शायद कि हम लोग उसके बाद जाग गए हैं, और कहते हैं ना कि हर शर के बाद एक खैर ज़रूर आता है। तो ये जो शर आया है ये खैर लेकर आया है। तो यूँ समझ लीजिए कि अब तक के हम लोग सोए थे, अब बेदार हो चुके हैं, और इस बेदारी के लिए सबसे ज़्यादा मुबारकबाद के हक़दार अगर कोई हैं, क्योंकि ये पूरा हिंदुस्तान खामोश था इस मामले में कि कागज़ात वगैरह मसाजिद के, मदारिस के और जो वक्फ़ की ज़मीनें हैं उनको दुरुस्त किए जाएं। एक आवाज़ बॉम्बे की सरज़मीन से उठी थी, और दूसरी आवाज़ अगर उसके बाद उठी है तो ये मालेगांव की सरज़मीन से उठी है। तो इसके लिए काबिल मुबारकबाद हैं मोहतरम आली जनाब आसिफ शेख रशीद साहब और मोहतरम आली जनाब मुस्तकीम डिग्निटी साहब के इन लोगों ने बहुत ही बड़ा कदम उठाया। हालांकि इक़्तिदार में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो अपने पावर का इस्तेमाल इन्होंने किया है उसके लिए हम लोग मुबारकबाद देते हैं, और अल्लाह पाक इन लोगों को सलामत रखे। और जिस तरीके से ये एक कारवां चल पड़ा है, ये सिर्फ शायद 5 अजला पर जो है मुश्तमिल ये कॉन्फ्रेंस थी, आगे भी बढ़कर ये जो है ये मामला चलता रहे। अल्लाह पाक आपका आना, हम सब का यहाँ पर जमा होना कबूल फरमाए। मैं इसी पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, और यहाँ पर जितने भी माहिरीन कानून, कानूनदा हजरत आए और उन लोगों ने हमारी रहनुमाई की, उन सब का भी अहलियान मालेगांव की तरफ से शुक्रिया अदा किया जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चूँकि कोई ओरेटर नहीं हूँ, ना कुछ अच्छी तरह से बयान दे सकता हूँ। एक ग्रास रूट का वर्कर हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की हिदायत से कुछ काम कर रहा हूँ। जब से ये कॉन्फ्रेंस शुरू है तब से कुछ हमारे ज़िम्मेदार, हमारे बड़े, हमारे बुज़ुर्ग जो कुछ यहाँ पे बातें बता रहे, उस ख़याल से मेरे जहन में कुछ बातें नहीं आई, बल्कि कुछ तजावीज़ आई, कोई रेजोल्यूशंस आए, कोई ठहराव आए, जिसके लिए मैं चाहता हूँ कि आज इस उत्तर महाराष्ट्र जो हमारी माइनॉरिटी डिफेंस कॉन्फ्रेंस हो रही है, अगर इस हज़ारों की तादाद में आज हम यहाँ जमा हैं, और जो मेरे से पहले हमारे ओरेटर ने बताया है कि ये पहली कोशिश है पूरे महाराष्ट्र में, और उसके मुबारकबाद के काबिल हमारे माजी आमदार आसिफ साहब है, उनके दोस्त, उनके साथी जो है मुस्तकीम भाई है। तो सबसे पहले अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको इनके नेक मकसद में कामयाब करे और इनको हमेशा आगे रखे, ताकि हम उसके साथ काम कर सकें। कुछ तजावीज़ है। पहले एक तजावीज़ ये है कि जिस काम के लिए हम यहाँ बैठे हैं, जो असल मकसद है हमारा, क्योंकि बहुत बार बातें आ गई यहाँ पे, मुल्ला जी ने जो कहा कि सही में वक्फ बोर्ड को बर्खास्त करना चाहिए, लेकिन मैं इतना चाहूँगा, क्योंकि अभी वो प्रोसीजर न्याय प्रविष्ट है, कानून अभी क्या सुप्रीम कोर्ट देता है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी बोर्ड कैसा इस्टेब्लिशमेंट हो उन्होंने स्टेट और सेंट्रल काउंसिल का बताया हुआ, इसलिए बहुत अच्छा है वो। लेकिन जब ये जजमेंट आ जाएगा इंशाल्लाह, उसके बाद ज़रूर अपन एक बार वो रेजोल्यूशन लेंगे। वो बहुत अच्छे रेजोल्यूशन है कि नो टैक्स, नो वक्फ। अल्हम्दुलिल्लाह वक्फ के बारे में हम, अगर मैं ये तजावीज़ पेश करता हूँ, अगर मैं आसिफ साहब की परमिशन से, क्योंकि वो इसके ऑर्गेनाइज़र है, वो अध्यक्ष है, उनके जो दोस्त है वो मुस्तकीम साहब, वो कोऑर्डिनेटर है, अगर मंजूर हो तो सबों ने, उसके बाद जब मैं बोलूँगा मंजूर तो अल्लाह अकबर करके उसको मंजूरी देना। पहला रेजोल्यूशन ये डाल रहा हूँ कि आज तारीख 22/6/2025 को उत्तर महाराष्ट्र यानी कि नासिक, अहमदनगर, धुलिया, जलगांव और नंदुरबार जिले की माइनॉरिटी डिफेंस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हजारों सदस्यों ने वक्फ
दुरुस्ती कायदे के बारे में चर्चा की, इसलिए हम आज निम्नलिखित ठहराव पारित किया जाता है। हम माइनॉरिटी डिफेंस के सदस्य वक्फ दुरुस्ती कायदे के खिलाफ है, क्योंकि यह हमारे समुदाय के हितों के विरुद्ध है और घटना विरुद्ध होने से हमारे अधिकारों का हनन करता है। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि वो वक्फ दुरुस्ती कायदे को वापस ले और हमारे समुदाय के साथ संवाद करके एक निष्पक्ष और न्याय संगत समाधान निकाले। हम सभी इस ठहराव के समर्थन में हैं और इसके लिए संघर्ष करने के लिए तैयार है। मंजूर? अल्लाह अकबर बोल के उसको मंजूर? मंजूर? और दूसरा ठहराव जो कंबाइन करने की कोशिश किया हूं, जो अभी ये जन्म दाखिले के बारे में एडवोकेट साहब ने बताया, मस्जिद के माइक के बारे में यह इशू आया, हमारे बुलडोजर के बारे में इशू आया, लेकिन मैं एक बात हमारे आसिफ साहब को बताता चलूँ कि जो सबसे सीरियस वक्फ के बाद अगर हमारे को महाराष्ट्र में जो सबसे सीरियस एक विधेयक पारित होने जा रहा है, जो है महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक 2024, अगर उस वक्त वो विधेयक पास होता तो आज जो हम यहाँ बैठे हैं हम सब देशद्रोही कहलाते। वो कायदे में ऐसी ऐसी तरतूद है कि 4 लोग भी बैठे और कुछ बातें कर रहे तो तुमको उसमें लगा देंगे, 1 साल तक तुम्हारी जमानत नहीं। इसलिए हम उसका भी अपोज करना चाहिए। इसलिए मैं कंबाइंड में आज ये दूसरा ठहराव आप लोगों के सामने डाल रहा हूँ कि आज तारीख 22/6/2025 को महाराष्ट्र के उत्तर महाराष्ट्र के 5 जिले नासिक, अहमदनगर, धुलिया, जलगांव और नंदुरबार के सदस्यों की माइनॉरिटी डिफेंस कॉन्फ्रेंस द्वारा अहम बैठक संपन्न होने जा रही है। इस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हजारों की संख्या ने उपस्थित सभी सदस्यों ने एक मसाजिद के माइक से अजान देने के लिए लाउडस्पीकर के मुद्दे पर, 2 मुस्लिम समाज के व्यक्ति द्वारा कोई अपराध होता है तो उसका अपराध सिद्ध होने के पहले गैर कानूनी तरीके से उसके घरों को बुलडोजर द्वारा तोड़ना, तीसरा मुस्लिम समाज के बच्चों या प्रौढ़ व्यक्ति के लिए जन्म दाखिला ना होने पर उसे रोहिंग्या या बांग्लादेशी करके उसकी अवहेलना करना, और चौथा कि महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक 2024 जो छोटे से काम के लिए भी देशद्रोही का कायदा लगा के हमारे पे एक्शन लेना चाहती है। इन चारों मुद्दों पर चर्चा की और निम्नलिखित ठहराव हम पारित कर रहे हैं। हम उत्तर महाराष्ट्र माइनॉरिटी डिफेंस के सदस्य मस्जिद के माइक से अजान देने के लिए लाउडस्पीकर बंद करने के फैसले के खिलाफ है। अजान देना हमारी धार्मिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 2, साथ ही मुस्लिम समुदाय के किसी एक व्यक्ति द्वारा कोई अपराध होता है तो उसकी सजा उसे भारतीय न्याय संहिता के तहत मिलेगी, ना कि उसका मकान बुलडोज किया जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी यही फैसला किया है, इसलिए न्यायालय का अवमान कोई भी सरकारी अधिकारी ना करे। तीसरा, जन्म दाखिला हासिल करना हर भारतीय मुस्लिम का हक है। अगर अज्ञान के तहत जन्म दाखिला उस वक्त हासिल नहीं किया गया हो तो उसे रोहिंग्या या बांग्लादेशी कहकर उसकी अवहेलना न करे, बल्कि उसे उसका कायदेशीर जन्म दाखिला देने में सरकारी अधिकारी उसकी मदद करे। और चौथा, हम महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक 2024 जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट फडणवीस सरकार लाने जा रही है, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। हम महाराष्ट्र सरकार से और संबंधित अधिकारियों से आग्रह करते हैं कि वह इन मुद्दों पर उपयोग की अनुमति दे, ना कि हमारे समुदाय के हितों विरुद्ध और घटना बाह्य हमारे अधिकारों का हनन करे। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि हम सभी इन चारों ठहराव के समर्थन में हैं और इसके लिए संघर्ष करने के लिए तैयार है। मंजूर? 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 मुझे 6 मिनट का वक्त दिया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोशिश किया हूँ कि ये तजावीज़ यहाँ पे करी। और एक दूसरा अहम ये कि आसिफ साहब ने कोशिश की है, तो हम सब लोग उत्तर महाराष्ट्र के आइंदा अब कभी भी, जैसा मुल्ला साहब ने भी कहा, हमको ये कुछ लोगों का कहना है कि सवाल नहीं पूछना, वो उसको कुछ भी नाम दे, लेकिन जो मुल्ला साहब ने कहा हमको हर एक से सवाल पूछना है, वो हमारा वक्फ बोर्ड हो या कोई भी हो, जा कौम और मिल्लत का, हमारा कौम और मिल्लत का नाम आता है वहाँ उसको हमको सवाल पूछना है। इतना कहते हुए अपनी जगह लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद।
मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और अमायदीन मिल्लत, मुअज़्ज़िज़ीन शहर, सबसे पहले मैं शेख आसिफ साहब और मुस्तकीम डिग्निटी इन हजरात को मुबारकबाद देता हूँ। इतनी बड़ी तहरीक चलाई और इतना बड़ा प्रोग्राम उन्होंने अरेंज किया, और ये तहरीक धीरे धीरे मालेगांव से निकल के ज़िले तक गई, ज़िले से निकल के आज 4-5 अजला तक चली गई, और ये तहरीक इंशाअल्लाह पूरे महाराष्ट्र जाएगी इंशाअल्लाह। सामीन किराम, काफ़ी बातें हुई, हर तरह से कानूनी तौर से समझाया जा रहा है, तो मैं सिर्फ एक दरख्वास्त करूँगा, जितने भी ज़िम्मेदारान हैं मसाजिद के, मदारिस के या और दीगर तंजीमों के, उन लोगों को चाहिए कि वो इन सारी चीज़ों को समझें और अब अपने हर चीज़ को लीगल करें, इल्लीगल काम को छोड़ दें। बहुत सारी मसाजिद में आज भी कागजात पूरे नहीं हैं, ये मैं जानता हूँ, तो हमें चाहिए कि हम वो कागजात को हासिल करें और उस कागजात को पूरा करें, ताकि कभी भी आगे कोई तकलीफ़ आए तो हम कागज़ पेश कर सकें। और आज इसी मकसद के लिए ये मीटिंग बुलाई गई है, ताकि हम लोगों को एक सही राह मिल सके और हम हर चीज़ को लीगल कर सकें। आखिर में एक दफ़ा फिर मैं उनको मुबारकबाद देते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं समझता हूँ कि ये कोई बहुत कागजात के ताल्लुक़ से, तो मैं समझता हूँ सबको इसका इल्म होगा। मस्जिद सैंक्शन करना बोले तो कोई बहुत बड़ा मरहला नहीं है। जिस तरीके से हम हमारे घरों का सैंक्शन करते हैं, हमारे फैक्ट्रीज़, हमारी बिल्डिंगें, हमारे इंस्टीट्यूट्स, सैंक्शनिंग का तकरीबन प्रोसीजर सेम है। सिर्फ मसाजिद के ताल्लुक़ से पहले तो सबसे पहले ये बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मस्जिद नाम से कोई चीज़ सैंक्शन नहीं होती है, ना मस्जिद ना मंदिर। आप कोई सैंक्शन ला नहीं सकते मस्जिद के नाम से, क्योंकि इसके जो मराहिल है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। और कोई बोलता है कि हमने लाया है तो शायद वो गलत बोल रहा है, क्योंकि जब आप सैंक्शन मस्जिद के नाम से डालते हो तो सैंक्शन होता नहीं है। वो कागज़ आगे जाते हैं मंत्रालय तक, और मंत्रालय में उसको डालते हैं कम्युनिटी सेंटर के नाम पे। सब एम्यूनिटी स्पेस के नाम पे सैंक्शन डाला जाता है, और एम्यूनिटी के नाम से ही सैंक्शन दिया जाता है। मस्जिद के नाम से सैंक्शन होता नहीं है। मदरसों के नाम से सैंक्शन होता था, अब डालोगे तो वो भी नहीं होगा। तो आपको जो भी सैंक्शन डालना है, अब अपने को, हम लोग को जो डालना है वो तो कम्युनिटी सेंटर डालना है, या इसी तरीके से कुछ रद्द बदल करके सैंक्शन डालना पड़ता है। रही बात कागजात की, सिर्फ मस्जिद के सैंक्शन में एक जो कागज़ ऐड होता है वो कागज़ है आपका वक्फ बोर्ड का सर्टिफिकेट। वक्फ बोर्ड से 2-3 दस्तावेज़ लेना पड़ता है, हमारे सिराज भाई बताएंगे। उसके अलावा सबसे पहला मरहला जो होता है वो प्रॉपर्टी कार्ड का होता है। प्रॉपर्टी कार्ड अगर सही है तो बाकी सब कागजात उससे जुड़े हुए हैं। और आप देखोगे कि हमारी मस्जिदों के जो कागजात है, जो वक्फ़ की गई जगह, किसी ने वक्फ़ किया, दादा ने वक्फ़ किया, उसके बाद उनका नाम दादा का नाम ही है, उनका इंतकाल हो गया, उनका बेटा बड़ा हुआ, वो उसका इंतकाल हो गया, अभी पोते ले गए, पोते लोग आ गए, लेकिन नाम चढ़ा हुआ है दादा का ही। तो सबसे पहले जो हमारे कागजात में आता है वो है प्रॉपर्टी कार्ड का, क्योंकि प्रॉपर्टी कार्ड आने के बाद ही आपको जोनिंग सर्टिफिकेट, उसी के बाद आपको सर्च रिपोर्ट, उसी के बाद आपको एनओसीज लेना पड़ता है, उसी के बाद डिमार्केशन होता है आपका, और फिर कहीं जाके एनओसीज लेने के बाद आपको प्लान बनाना पड़ता है। प्लान सैंक्शन करने के लिए प्लान बनाने के बाद फिर प्रोग्राम शुरू होता है। अब रही बात यहाँ पर दो टॉपिक है। एक नए प्लान जो हम नई मस्जिदें, जो नए कम्युनिटी सेंटर्स बनाएंगे, एक तो वो होता है, उसके ताल्लुक से कागजात मैंने बताया, वो सब कागजात लगने वाले हैं। आपको प्लान बनाना है। अब प्लान बनाना है बोले तो प्लान को भी रूल्स के हिसाब से बनाना है। हम क्या करते हैं, प्लान बनाते कुछ है, जगह पे कंस्ट्रक्शन करते कुछ है। ये अभी तक चलता था, अब नहीं चलेगा, क्योंकि अगर हमने मार्जिन नहीं छोड़ा। अभी कुछ लोग मुझे सुबह मिले और बोले क्या हमने मस्जिद बनाई है, जो मस्जिद बनाई है मार्जिन में बनाया, उसका क्या करना है। मैंने बताया उसका तरीका है, हार्डशिप भर के हो जाएगा। तो दो लोग बोलते हैं कि वो जो अतिक्रमण में बनाई है उसका क्या है। मैं बोला मुफ्ती साहब से पहले पूछ रहा हूँ मस्जिद नमाज हो रही क्या वहाँ पर। आप सवाल ही ऐसा गलत कर रहे हो, पहले तो अपने हाथ से तोड़ दो उसको कि नमाज ही नहीं हो रही है, आप अतिक्रमण में मस्जिद बनाए हो। तो खैर, तो जो जूनी मसाजिद बन चुकी है उसके ताल्लुक से अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट के
गाइडलाइंस है, उसके तरीके है, उसका भी क्या रास्ता हो सकता है। मैं इन अपने माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी से गुजारिश करूंगा कि जिस तरीके से हमारे पिछले मुकर्रिर ने बताया कि एक कमेटी बनाई जाए और उसमें ग्रुप के अंदर आप लोग अपने मसाइल डालिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, क्या क्या किया जा सकता है, उसको हम लोग गाइड करेंगे और इंशाल्लाह वो भी लीगलाइज हो जाएगा, सैंक्शन हो जाएगा। रही बात नए प्लान्स की, तो मैं तमाम ही लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, तमाम लोगों से इल्तिजा करता हूँ कि आप लोग सैंक्शन कीजिए। सैंक्शन करते वक्त आपको सबसे पहले कम्युनिटी सेंटर बनाना है, आपको कोई स्कूल बनाना है तो पहले आपको पार्किंग का प्रोविज़न करना पड़ता है। अब लोग बोलते हैं पार्किंग बनाएंगे और पार्किंग का इस्तेमाल नमाज में करेंगे, तो पहले ये शरई नुक्ते नज़र से सही है क्या कि हम लिख रहे हैं पार्किंग और हम वहाँ नमाज़ पढ़ेंगे? अगर वाकई है ऐसा तो उसका किस तरीके से रास्ता निकल सकता है वो देख लीजिए। लेकिन फ्यूचर के हिसाब से हमें तो पार्किंग बनाना ही चाहिए। अगर आपको लगता है कि बेसमेंट हमको बना के शरई नुक्ते नज़र से अगर ये जायज़ है कि हम पार्किंग बना सकते हैं बेसमेंट में, तो पार्किंग का प्रोविज़न करना चाहिए। आप उसका इस्तेमाल पार्किंग के लिए करो मत करो, लेकिन आपके पास हर हाल में होना चाहिए ताकि कल कोई कार्रवाई होती है तो आपको दिखना चाहिए कि हमने तो हर चीज़ सैंक्शन से की है, तो कार्रवाई का सवाल ही नहीं पैदा होता वहाँ पर। रही बात मार्जिन छोड़ने का, तो हम सिविल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, एस्पेक्ट, प्रॉस्पेक्ट, वेंटिलेशन, ये तो इस्लाम ने पहले ही से बताया हुआ है, तो हम अभी पढ़ रहे हैं सब। एस्पेक्ट बोले तो कहाँ खिड़की और कहाँ दरवाज़ा, प्रॉस्पेक्ट बोले शेप क्या रहना चाहिए, हाइट क्या रहना चाहिए, वेंटिलेशन तो आप सबको मालूम है। तो जब साइड मार्जिन छोड़ेंगे तो ये सब आई गया, एस्पेक्ट प्रॉस्पेक्ट ख़त्म हो जाती है बात। और इस्लाम ने भी सिखाया हमें कि हर चीज़ में वेंटिलेशन का ख्याल रखा जाए, हर चीज़ का ख्याल रखा जाए। तो मेरी जहाँ तक सोच है, मेरा जहाँ तक मशवरा है कि डॉक्यूमेंटेशन के बाद जो भी हम सैंक्शन करें मज़ीद वैसी ही बनाएं ताकि हमें फ्यूचर में कोई तकलीफ़ ना हो। रही बात प्लान्स, जो मस्जिदें बन चुकी है तो मैंने बता दिया कि उसके रास्ते हैं, गवर्नमेंट ने कुछ रास्ते बताए हैं। मैं आसिफ भाई से ही बताऊंगा उनको कि कुछ पॉलिटिकल प्रेशर भी करना पड़ेगा उनको। हम थोड़ा सा डिस्प्ले में बताएंगे कौन सा रूल है, कौन से क्लॉज के अंडर में वो आता है, उस क्लॉज के अंडर में किस तरीके से पुटअप किया जाए। ये चूँकि पूरा टेक्निकल मैटर है तो ये हम आसिफ भाई को बोलेंगे कि ग्रुप बनाओ, हम उनको गाइड करेंगे कि किस तरीके से ये किया जा सकता है। रही बात कि अभी जो कार्रवाइयाँ हो रही है कि हम लोग देख रहे हैं कि मदरसे मस्जिद पे कार्रवाई हो रही है, ये तो गलत हो गया, लेकिन गवर्नमेंट ने हमें जगह दी है कि अब हम आज सुधर जाएं और हम हमारे हिसाब से जो गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से उस तरीके से हम प्लान बनाएं बेहतरीन मस्जिदों के। अभी हमारे वहाँ एक अक्सर देखा गया है कि ख़ास तौर से देहातों के आसपास के जो देहात है, मस्जिद जोश में बनाई जाती है। उठते हम लोग मस्जिद, तकलीफ़ आसपास के लोग देते हैं। जब मस्जिद बना दी जाती है, सैंक्शन तो लेते नहीं हम लोग, मस्जिदें बनाते हैं और फिर आसपास के जो लोग होते हैं वो कंप्लेन करते हैं हमारे खिलाफ़। कंप्लेन की वजह बहुत छोटी रहती है। एक तो पहले हम सैंक्शन करते नहीं है, दूसरा ये जो कलीदी पैगाम इन्होंने दिया हुआ है इसको मैंने पढ़ा बैठे बैठे, आधी चीज़ें तो इससे ख़त्म हो जाएगी। जो हुकूक़ुल इबाद के बारे में बताया गया है, मैं आपको, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैंने 2000-2500 मसाजिद का स्ट्रक्चरल डिज़ाइन दिया है। मैंने अक्सर मुशाहिदा किया है कि देहात की जो मसाजिद होती है वहाँ बहुत छोटी छोटी चीज़ों की वजह कंप्लेन, चूँकि लोग सैंक्शन लेते नहीं है पहला, एकदम छोटी वजह। मैं आपको बताता हूँ, पूना में एक बालाजी नगर है, वहाँ पे एक मस्जिद है, वो तो सैंक्शन लिए ने मस्जिद बना दी। अब उन्होंने कंप्लेन किया कॉरपोरेशन में कि ये इलीगल बनी है, इसको डिमोलिश करो। डिमोलिश करने वाले ने एक बार कंप्लेन दिया, डिमोलिश हुई, फिर थोड़ा लोगों ने बनाया, फिर डिमोलिश हुई, थोड़ा थोड़ा पार्ट डिमोलिश हुआ। तो हमारे अली भाई उस जिस आदमी ने कंप्लेन दिया था उस बदमाश के पास जाए, उनका पहचान करता, उसको बोले यार तू मराठी में तू का कंप्लेन देते सार का अडचण है तुला? तो उसने क्या वजह बताई रहेगी। मैं जो ये कागज़ बोला हूँ वो बहुत बड़ा सबूत है उस बात का। हुकूकुल इबाद जो इन्होंने लिखा है कि अपने ताल्लुकात आसपास के लोगों से अच्छे रखना चाहिए, उसने बताया तिच्या आईला मुसलमान लोक ईदची वेळी सुरखुरमाला पण बोलत नाही, आम्हाला बकरीला बिर्याणीसाठी बोलत नाही, सिर्फ इसलिए कंप्लेन दिया था। मैं कोई मजाक नहीं करूँ, हकीकत है। तो उन्होंने बोला अरे दरवर्षी तू येत जा, दररोज माझे घरी ये बिर्याणी खा, पण असं का करतो? बोले मकसद ये, इसकी वजह ये एक मस्जिद है कोरेगांव भीमा में,
उन्होंने जोश जोश में शहीद करी मस्जिद। मैंने उसको मना किया कि मस्जिद बनाने का तरीका ये है कि आप थोड़ा शहीद करो, थोड़ी मस्जिद आधी बनाओ, आधी में नमाज़ पढ़ो। तो सब बहुत जोशीले, हम देख लेंगे, हम मार देंगे, हम कर देंगे। पूरी मस्जिद शहीद कर दी। मस्जिद शहीद किया, लोगों ने कंप्लेन करके बंद कर दिया काम। पूरी मस्जिद बंद, 4 साल तक काम बंद था। क्या वजह थी? सिर्फ आपसी इख्तलाफात। मस्जिद के बाजू में एक गरीब हिंदू का घर था, उसकी छत टपक रही है और ये आलीशान मस्जिद बनाने निकल रहे हैं। कहाँ से होता है? उसका दर्द समझो आप लोग। कस्बा पेट मस्जिद, शेख सल्ला दरगाह मस्जिद का काम चालू हुआ। वहाँ मैं खुद कंसल्टेंट था, वहाँ पे पाइलिंग किया मैंने, क्योंकि वहाँ पे मसाइल ऐसे थे, हम खड्डा खोद नहीं सकते थे, नदी के किनारे साइड थी। हम जब पाइलिंग कर रहे थे तो उसकी दीवार, वो लेडीज़ गैर मुस्लिम भाड़े करू है मस्जिद की प्रॉपर्टी में। वो जब हम लोग पाइलिंग के लिए हैमरिंग कर रहे थे, उसका बर्तन गिर गया और दीवार में थोड़ा सा क्रैक आ गया। तो उसने हमारे लोगों को आके बोली की अरे माझं घरी क्रॅक पडले, तुम्ही येऊन बघा, ते जरासं हळूहळू काम करा। बजाय उसकी शिकायत सुनने को उसको जा तुझं घर आहे का तो नहीं करता आम्ही। अरे किधर क्या कर रहे हैं हम लोग? हम पड़ोसी का हक नहीं अदा कर रहे। तो बोलने का मकसद ये है कि हमें बहुत दिखावा ना करते हुए, अब मस्जिदें देहात में बड़ी बड़ी जगह पे हम लोग एक तो सैंक्शन करते नहीं हैं और बड़ी बड़े आर्च बनाते हैं, बड़े बड़े मीनार। ठीक है ना, मस्जिद बनाए, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बनी थी तो बड़े बड़े मीनार नहीं थे उस वक्त, ये बहुत बड़ा दिखावा नहीं था। क्या थी? खजूर के चटाई थी और 4 खंबे थे, खजूर के तने थे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मत बनाओ मस्जिद है, लेकिन शो ऑफ तो मत करो जिसकी वजह से हमें तकलीफ हो। गैर जरूरी खर्च तो मत करो, जो ज़रूरी है वो करो। और रही बात किस तरीके से उसका सैंक्शन वगैरह है, मैं बात को बहुत लंबी नहीं करना चाहता हूँ। बस आप लोगों का, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा और मैं सिराज भाई को इजाज़त दूँ कि वो अपना प्रेजेंटेशन चालू करें। और रही बात, हमें एक ग्रुप बनाना है जो मस्जिदें बनी हुई है उसके ताल्लुक़ से किस तरीके से सैंक्शन लिया जाएगा, उसके लिए हम लोग गाइडलाइन करेंगे। नई मसाजिद जब आप बनाओगे तो कौन से रूल में बनती है, आज भी बना सकते हैं, सैंक्शन ले सकते हैं। मस्जिद बोल के सैंक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन कम्युनिटी सेंटर का मतलब ही यही होता है कि हम वहाँ पे कम्युनिटी के लोग प्रेयर करें। हर चीज़ आप अंदर लिखो ना, प्रेयर हॉल लिखो ना, कौन रोक रहा है आपको? नमाज रूम लिखो, कोई रोकने वाला नहीं हमको। तो इंशाल्लाह हम लोग एक ग्रुप बनाएंगे, चूँकि ये आम पब्लिक में डिस्कशन का विषय नहीं है। तो मस्जिद के ज़िम्मेदारों से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग एक नंबर में, मेरा नंबर दे रहा हूँ मैं आपको, आप लोग लिख लीजिए। मेरा नाम अकील है, अकीलुर रहमान। नंबर लिखिए 99447 99447 99236 99447 99236 99447। ये इंशाल्लाह हम लोग एक ग्रुप बनाएंगे। शकील भाई को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, असलम भाई, कि इस ग्रुप आप बनाइए, आप लोग एडमिन रहिए इसमें, आप किसको ऐड करना ऐड कीजिए। मैं और सिराज भाई इंशाल्लाह जो जहां कानूनी तौर पे आपको मदद लगेगी, टेक्निकल गाइडेंस हम करेंगे इंशाल्लाह। और जो मसाजिद नई बनने वाली उसमें भी गाइडलाइन, और जो हो चुकी है इंशाल्लाह सबको रेगुलाइज करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।